तुमने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा चोट हमें किससे लगती है? दुश्मनों से? नहीं, सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही लोगों से लगती है। वही लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, वही लोग जिनसे हमें उम्मीद होती है। और तब हमारे दिमाग में एक सवाल बार बार गूंजता है, आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? कभी कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और पीछे से तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है। कभी कोई तुम्हें कहता है मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं, और उसी वाक्य में तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर लेता है। कभी कोई तुम्हें गिल्ट में डाल देता है, कभी फियर में, कभी ऑब्लिगेशन में। और सबसे खतरनाक बात यह है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इंसानों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, सब अच्छे होते हैं, सबकी इंटेंशन सही होती है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन सच्चाई यह है, इंसान अच्छे या बुरे नहीं होते, इंसान कॉम्प्लेक्स होते हैं। यह ऑडियो बुक दूसरों को समझने से पहले तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताएगी। ज्यादातर इंसान खुद को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर यह सच होता तो दुनिया में टूटे हुए रिश्ते इतने ज्यादा क्यों होते? इंटेलिजेंट लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते? समझदार इंसान मैनिपुलेटिव लोगों के जाल में क्यों फंसते? सच ये है, हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, हमारी इमोशंस हमें ब्लाइंड बना देती हैं, और हमारा ईगो हमें सच देखने नहीं देता। जब कोई हमें हर्ट करता है, हम कहते हैं ये बुरा इंसान है। लेकिन जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम कहते हैं मेरी सिचुएशन अलग थी, मुझे मजबूरी थी। यही है ह्यूमन नेचर। तुम्हारे अंदर दो दिमाग रहते हैं, एक जो सोचता है, एक जो रिएक्ट करता है। प्रॉब्लम यह है, रिएक्शन वाला दिमाग ज्यादा तेज है। वो डरता है, वो गुस्सा करता है, वो जेलस होता है, वो वैलिडेशन चाहता है। और रैशनल दिमाग, वो बाद में आता है, जब डैमेज हो चुका होता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें यह नहीं सिखाएगी कि सब बुरे हैं, बल्कि यह सिखाएगी लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं, लोग खुद से क्यों झूठ बोलते हैं, लोग पावर, अटेंशन और कंट्रोल के लिए क्या क्या कर जाते हैं, और सबसे जरूरी, तुम खुद कैसे इन पैटर्न्स में फंसते हो। एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, लेकिन हर बार वो गलत लोगों पर भरोसा करता था। हर बार कोई ना कोई उसका क्रेडिट ले जाता था, उसकी मेहनत पर। और हर बार वो खुद से कहता अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगली बार फिर वही होता। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की नेचर नहीं समझी थी, उसने सिर्फ उनकी वर्ड सुनी थी। इंसान जो कहता है वो अक्सर झूठ होता है, इंसान जो करता है वो हमेशा सच होता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम वर्ड्स पर भरोसा करते हैं और पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं। ह्यूमन नेचर क्यों डेंजरस है? क्योंकि इंसान अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलता है, गिल्ट से बचने के लिए ब्लेम शिफ्ट करता है, पावर पाने के लिए मैनिपुलेट करता है, और खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों को छोटा करता है। और ये सब वो कॉन्शियसली नहीं करता। यही सबसे खतरनाक बात है। ज्यादातर लोग बुरे नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके अंदर डर, इनसिक्योरिटी, ईगो, जेलसी इतनी गहराई में छुपी होती है कि वो खुद भी नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिनिकल नहीं बनाएगी, कोल्ड नहीं बनाएगी, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगी, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें कंट्रोल से बाहर निकलना सिखाएगी। जब तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं तो मैनिपुलेशन काम नहीं करता। जब तुम्हें मोटिव समझ आने लगते हैं तो ड्रामा पावरलेस हो जाता है। और जब तुम्हें ह्यूमन नेचर दिखने लगती है तो तुम लोगों से नफरत नहीं करते, बस उनसे डिस्टेंस रखना सीख जाते हो। क्योंकि इस ऑडियो बुक में तुम्हें अपने ईगो से लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी गलतियां दिखेंगी, तुम्हें एहसास होगा
कि कई बार तुम भी वही कर चुके हो जिससे तुम नफरत करते हो। लेकिन यही ग्रोथ है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन जेन्युइनली केयर करता है, कौन सिर्फ यूज करता है, कौन मास्क पहनकर चलता है और कौन अंदर से डेंजरस है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? आगे हम उस पहले लॉ में उतरेंगे जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है, द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी। हम सब एक ही इल्यूजन में जीते हैं। मैं इमोशन से नहीं, दिमाग से फैसला लेता हूं। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। इंसान पहले फील करता है, रिएक्ट करता है और बाद में अपने रिएक्शन को लॉजिक से जस्टिफाई करता है। सोचो, तुम किसी पर गुस्सा क्यों हुए? तुमने किसी को ब्लॉक क्यों किया? तुमने अचानक कोई बड़ा फैसला क्यों लिया? अगर ईमानदारी से देखो तो रीजन हमेशा इमोशन होता है, लॉजिक सिर्फ कहानी होता है। हमारे अंदर एक एंशिएंट ब्रेन है, डरने वाला, बचने वाला, इमीडिएट कंफर्ट ढूंढने वाला। ये ब्रेन रिजेक्शन से डरता है, अकेलेपन से घबराता है, ईगो को चोट लगते ही अटैक करता है। और प्रॉब्लम ये है, ये ब्रेन बहुत तेज है, इतना तेज कि तुम्हारा रैशनल ब्रेन उसके पीछे दौड़ता रह जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग भी मूर्खता करते हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग बात है। तुमने देखा होगा, पढ़े लिखे लोग टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं, स्मार्ट लोग मैनिपुलेटिव बॉसेस के आगे झुक जाते हैं, समझदार लोग ऑब्वियस रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती, इमोशनल अवेयरनेस करती है। इंसान तर्कहीन तब हो जाता है जब उसका ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ईगो सुनना नहीं चाहता, ईगो हार मानना नहीं चाहता, ईगो ये स्वीकार नहीं करना चाहता शायद मैं गलत हूं। तो ईगो क्या करता है? वो सच को ट्विस्ट करता है, वो एक्सक्यूजेस बनाता है, वो दूसरों को ब्लेम करता है। और सबसे खतरनाक बात, ईगो खुद को राइटियस फील कराता है। मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। याद रखो, गुस्से में लिया गया फैसला, डर में किया गया कमिटमेंट, लोनलीनेस में चुना गया रिश्ता, ईगो में किया गया कॉन्फ्लिक्ट लगभग हमेशा फ्यूचर में रिग्रेट बनता है। लेकिन उस मोमेंट में इमोशन तुम्हें कन्विंस कर देता है कि यही सही है। मान लो कोई इंसान तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम अंदर से अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन तुम खुद से कहते हो वो ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, शायद मेरी सोच गलत है। ये लॉजिक नहीं है, ये इमोशन से बचने की कोशिश है। तुम सच देखना नहीं चाहते क्योंकि सच पेनफुल है, और यही इर्रेशनैलिटी है। इंसान को सच नहीं चाहिए, इंसान को इमोशनल कंफर्ट चाहिए। अगर कोई झूठ तुम्हें सेफ फील कराता है तो दिमाग उसे सच बना लेता है। अगर कोई सच तुम्हें इनसिक्योर फील कराता है तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। हम वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वही देखते हैं जो हमारी बिलीफ को सपोर्ट करता है, और जो हमारे बिलीफ को चैलेंज करता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैनिपुलेटिव लोग स्वीट वर्ड से जीत जाते हैं, वार्निंग देने वाले लोग नेगेटिव लगते हैं, और सच बोलने वाले टॉक्सिक कहलाते हैं। एक बात समझ लो, तर्कहीन लोग ईविल नहीं होते, वो बस इमोशनली अनअवेयर होते हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटी से भाग रहे होते हैं, अपने डर को छुपा रहे होते हैं, अपने पेन को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो। इंसान जितना कॉन्फिडेंट होता है उतना ही ब्लाइंड हो सकता है। मुझे पता है, मैं समझता हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। यही लाइन सबसे पहले इंसान को गिराती हैं। पावर इंसान को और इर्रेशनल बना देती है, क्योंकि पावर फीडबैक बंद कर देती है, ईगो इन्फ्लेट कर देती है, एम्पैथी कम कर देती है। इसलिए पावरफुल लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तुम इर्रेशनैलिटी को खत्म नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसे पहचान सकते हो। जब भी इमोशन ज्यादा हो, डिसीजन अर्जेंट लगे, ईगो हर्ट हो या फियर डोमिनेट करे, तुरंत रुक जाओ और खुद से पूछो, अगर मैं शांत होता तो क्या मैं यही फैसला लेता? सबसे इंटेलिजेंट मूव यह है इमोशन से डिस्टेंस बनाना। तुरंत रिप्लाई मत दो,
तुरंत प्रॉमिस मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। टाइम इरैशनैलिटी को एक्सपोज कर देता है। जब तुम ये रूल समझ लेते हो, तुम बहस कम करने लगते हो, तुम प्रूव करना छोड़ देते हो, तुम लोगों को बदलने की कोशिश बंद कर देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो हर इंसान अपने इमोशन के लेवल से ही ऑपरेट करता है। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो इरैशनल है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो अपनी इरैशनैलिटी को डिनाई करता है। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। इंसान को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द होगा मैं क्या चाहता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं सही हूं, मेरी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, मेरी तकलीफ बड़ी है। अहंकार कोई गाली नहीं है, अहंकार कोई बीमारी नहीं है। अहंकार इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग है। हर इंसान खुद से प्यार करता है, फर्क बस लेवल का है। कुछ लोग ओपनली करते हैं, कुछ लोग साइलेंटली। कुछ लोग खुद को स्पेशल समझते हैं, कुछ लोग खुद को विक्टिम समझते हैं। लेकिन सेंटर में हमेशा एक ही चीज होती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस। और यही सेल्फ इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ती है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन को जन्म देती है। जब हम नार्सिसिज्म सुनते हैं तो हमें लगता है एरोगेंट लोग, अटेंशन सीकिंग लोग, शो ऑफ करने वाले लोग। लेकिन असली नार्सिसिज्म काफी सटल होता है। कभी कभी वो इस तरह दिखता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी लोग। ये भी नार्सिसिज्म है। हर इंसान अंदर से कुछ चाहता है, अटेंशन, वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंस। और जब ये नहीं मिलता तो इंसान ड्रामा क्रिएट करता है, गिल्ट दिलाता है, सिंपैथी मांगता है या साइलेंट पनिशमेंट देता है। एक वो जो खुद को बड़ा दिखाता है, दूसरा वो जो खुद को छोटा दिखाकर अटेंशन लेता है। दूसरा ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अंदर से वो चाहता है कोई मुझे उठाकर सेंटर में रख दे। नार्सिसिस्ट एम्पैथी का इस्तेमाल करता है। यह समझना बहुत जरूरी है। नार्सिसिस्ट को पता होता है तुम्हें किस बात से गिल्ट होगा, तुम्हें किस बात से डर लगेगा, तुम्हें किस बात से अच्छा फील होगा, और वो वही बटन्स दबाता है। वो तुम्हें यह महसूस कराएगा तुम स्पेशल हो, मेरे बिना तुम अधूरे हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूं, जब तक तुम उसकी जरूरत पूरी करते रहो। प्रॉब्लम यह है हम नार्सिसिज्म को पहचानते नहीं, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा बैड बिहेव नहीं करता। वो कभी बहुत केयरिंग होता है, कभी बहुत चार्मिंग, कभी बहुत अंडरस्टैंडिंग, और यही कंफ्यूजन पैदा करता है। हेल्दी इंसान रिश्ते में मिरर बनता है, नार्सिसिस्ट रिश्ते में स्पॉटलाइट चाहता है। उसकी फीलिंग्स डिस्कस हों, उसकी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हों, उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड हों। लेकिन जब बात तुम्हारी आए वो बोल्ड हो जाता है, वो टॉपिक बदल देता है, वो तुम्हें ड्रामेटिक कह देता है। जैसे जैसे किसी इंसान को अथॉरिटी मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं, अटेंशन मिलती है, उसका नार्सिसिज्म ग्रो करता है। क्योंकि अब कोई उसे चैलेंज नहीं करता, कोई उसे सच नहीं दिखाता। नार्सिसिस्ट क्यों डेंजरस है? क्योंकि वो खुद को सही मानता है। वो अपोलोजाइज नहीं करता, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, वो हमेशा जस्टिफाई करता है। और धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हैं, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। जब कोई इंसान तुम्हारी रियलिटी डिनाई करे, तुम्हारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करे, तुम्हें कंफ्यूज करे और फिर करे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तो समझ लो अहंकार एक्टिव है। सेल्फ लव कहता है मैं ठीक हूं और तुम भी ठीक हो। नार्सिसिज्म कहता है मैं ठीक हूं और तुम तभी ठीक हो जब तुम मुझे वैलिडेट करो। नार्सिसिस्ट कभी बदलता नहीं जब तक उसका ईगो टूट ना जाए, और ईगो तभी टूटता है जब रियलिटी उसे एक्सपोज कर देती है। तुम्हें क्या करना है? तुम नार्सिसिस्ट को बदलने नहीं आए हो, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, खुद को सेंटर से हटाना। ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ज्यादा प्रूव मत करो, ज्यादा सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि नार्सिसिस्ट सैक्रिफाइस को एंटाइटलमेंट समझता है। जैसे ही तुम डिस्टेंस बनाते हो तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तुम्हें मैनिपुलेशन दिखने लगता है, तुम्हें क्लैरिटी आने लगती है। और क्लैरिटी नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंसान दूसरों से नहीं, अपनी इमेज से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जो इंसान अपनी इमेज बचाने के लिए तुम्हें चोट पहुंचा सकता है वो कभी सेफ नहीं होगा। लॉ 3,
द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। इंसान झूठ बोलने से पहले एक काम जरूर करता है। वो एक भूमिका चुनता है, कोई अच्छा बनने की भूमिका, कोई समझदार बनने की, कोई पीड़ित बनने की, कोई त्यागी बनने की। और फिर वो उसी रोल में इतना घुस जाता है कि खुद को भी वही समझने लगता है। हम अक्सर कहते हैं वो ऐसा दिखता नहीं, उससे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन सच ये है, इंसान वही करता है जो उसकी जरूरत पूरी करता है। रोल वही होता है जो उस समय यूजफुल हो। हर जगह, घर, ऑफिस, रिलेशनशिप, दोस्ती, सोशल मीडिया, एक ही नियम चलता है, इंप्रेशन मैनेजमेंट। लोग सोचते हैं मैं कैसा दिखूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचें, मेरी इमेज कैसे सेफ रहे। कुछ लोग हमेशा बहुत केयरिंग बनते हैं, बहुत ऑनेस्ट दिखते हैं, बहुत रिलीजियस लगते हैं, बहुत हम्बल बिहेव करते हैं। लेकिन रोल का मतलब ये नहीं कि अंदर भी वही है। रोल सिर्फ एक मास्क है, क्योंकि सच दिखाना रिस्की है। अगर इंसान अपना डर दिखा दे तो कमजोर लग सकता है, अगर लालच दिखा दे तो जज हो सकता है, अगर जेलसी दिखा दे तो रिस्पेक्ट खो सकता है। तो वो क्या करता है? वो मास्क पहन लेता है। सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो साफ दिखते हैं, सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो हमेशा सही दिखते हैं, जो कभी गुस्सा नहीं करते, जो कभी गलत नहीं होते, जो हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड पर रहते हैं। क्योंकि परफेक्शन ह्यूमन नहीं होती। ध्यान से देखो, जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, जब पावर छीनी जाती है, जब ईगो हर्ट होता है, जब कंट्रोल हाथ से निकलता है, तभी असली इंसान बाहर आता है। वर्ड्स नहीं बदलते, टोन बदलता है। रोल कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, एक्शन कहता है मैं यही हूं। हम अक्सर रोल सुनते हैं और एक्शन इग्नोर करते हैं। यहीं से धोखा शुरू होता है। कुछ लोग हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम बना लेते हैं। हर प्रॉब्लम में कोई और जिम्मेदार होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट में वो इनोसेंट होते हैं। यह रोल सिंपैथी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए होता है। अगर कोई इंसान हर जगह सेम लगता है, हर मूड में सेम रहता है, हर सिचुएशन में सेम रिएक्ट करता है, तो कुछ छुपा रहा है। रियल इंसान इनकंसिस्टेंट होता है, रोल परफेक्ट होता है। यह बहुत डीप सच है। जब सिचुएशन बदलती है, रोल बदल जाता है। कल जो स्वीट था आज कोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब नई स्ट्रेटजी चाहिए। तुम्हें क्या देखना है? जब उसे कुछ चाहिए होता है वो कैसा है, जब उसे मना किया जाता है वो कैसा है, जब उसे इग्नोर किया जाता है वो कैसा है, जब उसे पावर मिलती है वो कैसा है। यहीं से मास गिरता है। ओवर ट्रस्ट क्यों डेंजरस है? क्योंकि तुम रोल पर भरोसा करते हो, पैटर्न पर नहीं। और रोल हमेशा डिजाइंड होता है। साइलेंस बहुत कुछ बताता है। जब तुम हेल्प देना बंद करते हो, अग्री करना बंद करते हो, जस्टिफाई करना बंद करते हो, तब लोगों का रियल फेस दिखता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें सब पर शक करना नहीं सिखा रही, ये सिखा रही है देखो, पर जल्दी भरोसा मत करो, ऑब्जर्व करो, टाइम दो, प्रेशर टेस्ट देखो। इंसान जैसा दिखता है वो उसका रोल है। इंसान प्रेशर में जो बनता है वो उसकी रियलिटी है। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इंसान बदलता नहीं है। ये लाइन सुनने में हार्श लगती है, लेकिन यही सबसे लिबरेटिंग सच भी है। इंसान रिपीट करता है, बार बार, हर जगह, हर रिश्ते में। बस चेहरे बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, पैटर्न वही रहता है। तुमने देखा होगा, कोई बार बार टॉक्सिक रिश्ते चुनता है, कोई हर जॉब में बॉस से लड़ पड़ता है, कोई हर फ्रेंडशिप में खुद को विक्टिम बना लेता है, कोई हर बार भरोसा करके टूटता है, और फिर वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, ये किस्मत नहीं है, ये कंपल्सिव पैटर्न है। कंपल्सिव बिहेवियर कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं होता, ये दिमाग का शॉर्टकट होता है। जो बिहेवियर बचपन में या शुरुआती जीवन में कभी काम आ गया, दिमाग उसे सेफ मान लेता है, और फिर वही बिहेवियर हर सिचुएशन में इस्तेमाल होने लगता है। बहुत लोग ये नहीं समझते, हमारे ज्यादातर पैटर्न्स हमने तब सीखे थे जब हम वल्नरेबल थे। अटेंशन पाने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, प्यार पाने के लिए, रिजेक्शन से बचने के लिए। और वही तरीका हम अडल्टहुड में भी यूज करते रहते हैं, भले ही अब वो तरीका हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। एग्जाम्पल समझो, एक बच्चा अगर ये सीखता है अगर मैं शांत रहूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो बड़ा होकर वो डिसरिस्पेक्ट सहता रहेगा, बोल नहीं पाएगा, बाउंड्री नहीं रख पाएगा, और हर बार कहेगा मैं ऐसा ही हूं। जब कोई इंसान कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता, तो समझ लो वो अपने पैटर्न का गुलाम है। चेंज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन पहले पैटर्न दिखना चाहिए। कंपल्सिव लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इंसान बार बार झूठ बोलता है, बार बार ब्लेम करता है, बार बार गोस्ट करता है, बार बार कंट्रोल करता है, वो अगली बार भी वही करेगा। तुम स्पेशल नहीं हो, तुम बस अगली सिचुएशन हो। हम रेड फ्लैग्स क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम भी कंपल्सिव होते हैं।
अगर तुम्हारा पैटर्न है सेव करना, फिक्स करना, समझौता करना, तो तुम वार्निंग साइंस देखोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारा अनकॉन्शियस कहेगा ये सब नॉर्मल है। ये लाइन ध्यान से सुनो। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अक्सर अनहेल्दी पैटर्न की पहचान होती है, क्योंकि फेमिलियरिटी सेफ्टी लगती है। अगर केओस जाना पहचाना है तो काम बोरिंग लगेगा। कंपल्सिव बिहेवियर छुपता नहीं है, वो छोटे जेस्चर्स में दिखता है, रिपीटेड रिएक्शंस में दिखता है, प्रेशर में साफ दिखता है। अगर कोई इंसान हर बार वही करता है तो अगली बार भी वही करेगा। तुम चाहे कितनी एम्पैथी दिखाओ, कितना समझो, जब तक इंसान खुद अपने पैटर्न को नहीं देखता वो बदलेगा नहीं और तुम थक जाओगे। सबसे पहले अपना पैटर्न पहचानो। खुद से पूछो, मैं किस तरह के लोगों की तरफ खिंचता हूं? मैं हर कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल निभाता हूं? मैं किस पॉइंट पर खुद को खो देता हूं? ये सवाल पेनफुल है, लेकिन यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। पैटर्न तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पैटर्न आइडेंटिटी बन जाता है। मैं हमेशा देने वाला हूं, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, मैं अकेला रह लूंगा। लेकिन याद रखो, जो बिहेवियर तुम्हें बार बार नुकसान दे वो वर्च्यू नहीं है। जब तुम सेम लोगों से सेम रिएक्शंस देना बंद करते हो तब पैटर्न कमजोर पड़ता है और लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही। इंसान जो बार बार करता है वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो उसकी पर्सनालिटी की सिग्नेचर होती है। और जो इंसान अपना पैटर्न देखने से डरता है वो खुद को बदलने से भी डरता है। लॉ 5, द लॉ ऑफ कवटसनेस। इंसान के पास जो है वो उसे कभी इनफ नहीं लगता, जो नहीं है वही सबसे ज्यादा चमकता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि लोभ का मतलब होता है पैसा, पावर, स्टेटस, लेकिन असली लोभ कंपैरिजन से जन्म लेता है। जब तक इंसान अकेला है वो शांत रहता है। जैसे ही वो देखता है उसके पास है, मेरे पास नहीं, कुछ अंदर जलने लगता है। हम खुद से ज्यादा चीजें नहीं चाहते, हम दूसरों को देख के चाहते हैं। किसी की रिलेशनशिप, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की सक्सेस, किसी की फ्रीडम, और फिर दिमाग कहता है मुझे भी चाहिए। हर स्क्रॉल के साथ कोई बेहतर दिख रहा है, कोई आगे निकल गया है, कोई ज्यादा खुश लग रहा है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी को कम समझने लगता है। यही से डिससैटिस्फैक्शन शुरू होता है। लोभ क्यों कभी सेटिस्फाई नहीं होता? क्योंकि वो गोल नहीं है, वो मूविंग टारगेट है। आज जो चाहिए था कल बोरिंग हो जाता है, आज जो सपना था कल बेसलाइन बन जाता है, और फिर नया कंपैरिजन। बहुत लोग इसलिए चीट नहीं करते कि उनका रिश्ता खराब है, वो इसलिए चीट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद बाहर कुछ बेटर है। और जब बाहर जाता है तो अंदर की चीज की वैल्यू समझ आती है, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। जब किसी को कुछ चाहिए वो मास्क पहनता है, वो स्वीट बनता है, वो पेशेंस दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसे मिल जाता है उसका बिहेवियर बदल जाता है, क्योंकि अब डिजायर खत्म हो चुकी है। एनवी कहती है काश मेरे पास भी होता। कविटसनेस कहती है मुझे वही चाहिए। और जब इंसान दूसरे की चीज चाहता है वो बाउंड्रीज भूल जाता है। लोग क्रेडिट क्यों चुराते हैं? क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें रिकग्निशन चाहिए, और वो सोचते हैं अगर मेरे पास नहीं है तो मैं ले लूंगा। यही लोभ है। लोभ इंसान को अंधा बना देता है जब डिजायर बहुत स्ट्रांग हो। इंसान रिस्क नहीं देखता, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता, एथिक्स नहीं देखता, वो बस एक चीज देखता है, अभी चाहिए। तुम्हें कैसे पता चले कि सामने वाला लोभी है? देखो, वो हमेशा कंपेयर करता है, वो दूसरों की सक्सेस कम करता है, वो तुम्हारी अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं दिखता। और सबसे बड़ा संकेत, वो खुश नहीं होता जब तुम आगे बढ़ते हो। खुद का लोभ पहचानना ये आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने डिजायर को एम्बिशन कह देते हैं। खुद से पूछो, मैं ये चीज क्यों चाहता हूं? अगर कोई और ना देखे तब भी क्या मैं चाहूंगा, या मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं? कंटेंटमेंट पावर देता है। जो इंसान सेटिस्फाइड है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन डिजायर पर काम करती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। लोभ तुम्हें प्रेजेंट से दूर कर देता है। तुम जो है उसे एंजॉय नहीं कर पाते, जो बन चुके हो उसे देख नहीं पाते, जो हासिल किया है उसे फील नहीं कर पाते। इंसान को जो नहीं मिला वो उसे ज्यादा वैल्यूएबल लगता है उस चीज से जो उसने मेहनत से बनाई है। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। इंसान भविष्य को नहीं देखता, वो सिर्फ आज देखता है। अभी की राहत, अभी का फायदा, अभी का कंफर्ट, और यही अभी धीरे धीरे उसका कल खा जाता है। मानव दिमाग ऐसा बना है कि उसे तुरंत मिलने वाली खुशी बहुत साफ दिखती है, लेकिन देर से मिलने वाला फायदा धुंधला लगता है। इसलिए एक और एपिसोड देख लेना आसान लगता है, लेकिन एक और घंटे मेहनत करना भारी। एक बहस जीतना अच्छा लगता है, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए झुकना ईगो को चुभता है। इंसान खुद से कहता है अभी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं,
अभी चुप रहना ही बेहतर है, अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जब आदत बन जाता है तो एक दिन इंसान जागता है और खुद को ऐसी जिंदगी में पाता है जो उसने कभी कॉन्शियसली चुनी ही नहीं थी। अदूरदर्शिता डर से पैदा होती है। फ्यूचर अनसर्टन है और अनसर्टनिटी इंसान को असहज करती है, इसलिए वो नोन पेन को चुन लेता है और अननोन ग्रोथ से दूर भागता है। यही वजह है कि लोग खराब नौकरी में फंसे रहते हैं, टॉक्सिक रिश्ते नहीं छोड़ पाते और अपनी गलत आदतों को चलता है कहकर ढक देते हैं। कंफर्ट सेफ लगता है, फेमिलियर लगता है, लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को छोटा कर देता है। वो ग्रो नहीं करता, वो बस टॉलरेट करना सीखता है और टॉलरेंस को मैच्योरिटी समझ लेता है। पावर मिलने पर भी अदूरदर्शिता बढ़ जाती है। इंसान सोचता है अभी जो कर सकता हूं कर लेता हूं। वो लोगों को यूज करता है, रिश्ते जलाता है, रिस्पेक्ट को हल्के में लेता है और भूल जाता है कि पावर टेम्परेरी होती है लेकिन रेपुटेशन हमेशा पीछा करती है। रिश्तों में भी यही होता है। ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक पल का ईगो नहीं छोड़ पाते, एक अपॉलॉजी नहीं बोल पाते और एक अनकंफर्टेबल सच से भाग जाते। इंस्टेंट रिलीफ अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस की कीमत उस वक्त समझ नहीं आती। जो इंसान बार बार शॉर्ट टर्म चुनता है वो अपने फ्यूचर सेल्फ से धोखा करता है। इंसान वही खो देता है जिसे वो बचाने के बारे में कभी गहराई से सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो आज में इतना फंसा होता है कि कल उसे दिखाई नहीं देता। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। इंसान को सच से नहीं, सच से होने वाले दर्द से डर लगता है। जैसे ही कोई उसकी गलती दिखाता है उसका दिमाग डिफेंड मोड में चला जाता है। वो समझने नहीं, खुद को बचाने के लिए सुनता है। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो। ये वाक्य अपने आप निकलते हैं बिना सोचे। रक्षात्मकता एक रिफ्लेक्स है। ये तब पैदा होती है जब ईगो को खतरा महसूस होता है। इंसान को लगता है अगर मैंने गलती मान ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा। डिफेंसिव इंसान कभी पूरा नहीं सुनता। वो बीच में काटता है, टोन पकड़ लेता है, टॉपिक बदल देता है या पुराने मुद्दे उठा लाता है। मुद्दा हल करना उसका गोल नहीं होता, गोल होता है खुद को सही साबित करना। धीरे धीरे ऐसा इंसान फीडबैक से कट जाता है। उसके आसपास लोग सच बोलना बंद कर देते हैं और फिर वो कहता है कोई मुझे समझता ही नहीं। असल में उसने सुनना छोड़ दिया होता है। रिश्तों में डिफेंसिवनेस सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब एक इंसान बार बार एक्सप्लेन करता है और दूसरा सिर्फ डिफेंड करता है तो बैलेंस टूट जाता है। एक गिल्टी फील करता है, दूसरा सुपीरियर। यहीं से इमोशनल डिस्टेंस शुरू होती है। सबसे ट्रिकी बात यह है कि रक्षात्मकता कभी कभी बहुत शांत दिखती है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई लड़ता नहीं, बस कोल्ड लॉजिक आता है, लेकिन एम्पैथी गायब होती है। खुद की डिफेंसिवनेस पहचानना सबसे मुश्किल काम है। अगर क्रिटिसिज्म सुनते ही तुम्हें खुद को जस्टिफाई करने की अर्ज आए तो समझो ईगो जाग गया है। सच ये है, गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। जो इंसान कह सकता है हाँ मुझसे गलती हुई, वो ग्रो करता है। और जो इंसान हर बार डिफेंड करता है वो वहीं अटका रहता है। इंसान सच इसलिए रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि सच उसकी बनाई हुई इमेज को तोड़ देता है। लॉ 8, सेल्फ सैबोटाज। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान खुद ही करता है। कोई उसे धक्का नहीं देता, कोई उसे मजबूर नहीं करता, फिर भी वो ऐसे फैसले ले लेता है जो बाद में उसी को चोट पहुंचाते हैं। सेल्फ सैबोटाज अचानक नहीं होता। यह तब आता है जब इंसान किसी चीज के बहुत करीब पहुंच जाता है, सफलता के, प्यार के या किसी नए स्तर के। उस पल उसका अंदर का डर जाग जाता है। डर इस बात का नहीं होता कि सब खत्म हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि सब बदल जाएगा। इंसान सोचता है अगर मैं आगे बढ़ गया तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, लोग मुझे देखने लगेंगे, मुझसे और उम्मीद करेंगे, और अगर मैं गिर गया तो सब देखेंगे। इसलिए दिमाग एक चाल चलता है। वो प्रोक्रास्टिनेशन को आराम बना देता है, ओवरथिंकिंग को इंटेलिजेंस कह देता है, परफेक्शनिज्म को हाई स्टैंडर्ड बता देता है, और इंसान खुद से कहता है अभी सही समय नहीं है। रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई बहुत पास आने लगता है तो इंसान अचानक डिस्टेंस बनाने लगता है, बातें कम हो जाती हैं, बिना वजह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, या फिर इंसान खुद को इमोशनली अनअवेलेबल बना लेता है, क्योंकि क्लोजनेस वल्नरेबिलिटी मांगती है और वल्नरेबिलिटी डराती है। अक्सर सेल्फ सैबोटाज एक पुरानी प्रोग्रामिंग से आती है। कभी किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया था कि तुम इनफ नहीं हो, कभी तुम्हें यह सिखाया गया था कि ज्यादा उम्मीद मत रखो,
तो दिमाग ने सीख लिया, खुद को थोड़ा पीछे रखो ताकि ज्यादा चोट ना लगे। लेकिन जो तरीका कभी तुम्हें बचाने के लिए बना था, वही आज तुम्हें रोक रहा है। सेल्फ सबोटाज को नफरत से नहीं, समझ से तोड़ा जाता है। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि किस मोड़ पर तुम पीछे हटते हो, किस पल तुम खुद को रोक लेते हो, तब धीरे धीरे उस पैटर्न की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम खुद को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी तुम्हें इसी तरह सरवाइव करना पड़ा था। अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो या सच में जीना चाहते हो? लॉ 9, रिप्रेशन। इंसान अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर जीता है, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, डर और वो इच्छाएं जिनके बारे में वो खुद से भी सच नहीं बोल पाता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान वही है जो गुस्सा न करे, जो जलन न महसूस करे, जो हमेशा सही सोचे। तो हम अपने बुरे ख्यालों को अंदर धकेल देते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन सच ये है, जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो बस चुप हो जाता है। दमन किया हुआ हिस्सा धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना लेता है। कभी वो सरकाज़म बनकर निकलता है, कभी पैसिव एग्रेशन बन जाता है, कभी अचानक ऐसा गुस्सा फूटता है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। और तब इंसान कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। सबसे ज्यादा डेंजरस वो लोग होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें कभी जलन नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी बुरा नहीं सोचते। असल में वही लोग अपने शैडो से सबसे ज्यादा डरते हैं। जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार नहीं करता, तो वो उसे दूसरों में देखने लगता है। जो खुद जेलस है वो दूसरों को जेलस कहता है। जो खुद मैनिपुलेटिव है वो दूसरों पर मैनिपुलेशन का आरोप लगाता है। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। दमन इंसान को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसके अंदर क्या जमा हो रहा है। और जो खुद को नहीं जानता, वो अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बुरा बन जाए, इसका मतलब है पूरा बने। अपने गुस्से को देखे, अपनी जलन को माने, अपनी डार्क थॉट से भागे नहीं। क्योंकि जो इमोशन देखा जा चुका होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, और जो दबा रहता है वो किसी न किसी दिन फटता जरूर है। अच्छा बनने की कोशिश अक्सर इंसान को डेंजरस बना देती है। पूरा बनने की हिम्मत इंसान को शांत बना देती है। लॉ 10, ईर्ष्या। ईर्ष्या कभी खुलकर सामने नहीं आती। वो चिल्लाती नहीं, वो हमला नहीं करती। वो मुस्कुराती है, तारीफ करती है और अंदर ही अंदर तुलना करती रहती है। ईर्ष्या अजनबियों से नहीं होती, वो हमेशा पास के लोगों से होती है। दोस्तों से, भाइयों से, साथ काम करने वालों से, और कभी कभी उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। जब कोई इंसान किसी और को आगे बढ़ते देखता है और उसके अंदर खुद को छोटा महसूस करने का दर्द उठता है, वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। ये कमी से नहीं आती, ये ह्यूमिलिएशन से आती है। ईर्ष्यालु इंसान सीधे नफरत नहीं कर पाता, इसलिए उसका व्यवहार कंफ्यूजिंग होता है। वो बधाई देता है, लेकिन आवाज में गर्मजोशी नहीं होती। वो तारीफ करता है, लेकिन साथ में यह भी जोड़ देता है किस्मत अच्छी थी। ईर्ष्या अक्सर पैसिव होती है। कोई खुलकर नुकसान नहीं करता, बस सपोर्ट करना बंद कर देता है। मौके होते हुए भी बताता नहीं, जरूरत पड़ने पर अवेलेबल नहीं होता, और फिर भी कहता है मैं तो वही हूं। सबसे बड़ा सच यह है कि ईर्ष्या सफलता से और तेज हो जाती है। जब तक तुम एवरेज हो सब ठीक है। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, कुछ लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। वो दूर हो जाते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं। ईर्ष्या को पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी खुद की ईर्ष्या को देखना। अगर किसी की सफलता तुम्हें अंदर से चुभती है, अगर तुम उसकी मेहनत को कम करके दिखाना चाहते हो, तो ईमानदारी से मान लो ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या को दबाने से वो खत्म नहीं होती, उसे समझने से वो कमजोर पड़ती है। जब तुम कंपैरिजन से बाहर आते हो और अपनी दिशा पर ध्यान देते हो, तो ईर्ष्या अपना जहर खो देती है। जो इंसान तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हो सकता, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरी तरह सेफ नहीं होगा, चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना। लॉ 11, ग्रैंडियोसिटी। इंसान को गिराने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उसका खुद का भ्रम काफी होता है। ग्रैंडियोसिटी क्या है? ग्रैंडियोसिटी का मतलब खुद को बेहतर समझना नहीं है। उसका मतलब है खुद को एक्सेप्शन समझना, रूल से ऊपर मानना, फीडबैक को अननेसेसरी समझना, और ये मान लेना कि मेरे साथ जो होगा अलग होगा। यही सोच इंसान को ब्लाइंड बनाती है। पावर ग्रैंडियोसिटी को जन्म देती है।
जैसे जैसे किसी इंसान को सक्सेस मिलती है, अटेंशन मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं, अथॉरिटी मिलती है, वैसे वैसे उसके अंदर एक आवाज बढ़ती है, मैं कुछ खास हूं। और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। प्रेज सुनकर इंसान फील करता है मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन अगर प्रेज चैलेंज में ना बदले तो वो ग्रोथ रोक देती है। क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछता, कोई गलती नहीं दिखाता, कोई सच नहीं बोलता। जब कुछ गलत होता है वो कहते हैं लोग समझ नहीं पाए, दुनिया मेरे लेवल की नहीं है, ये मेरे विजन को हैंडल नहीं कर सके। लेकिन कभी ये नहीं कहते शायद मैं गलत था। जब इंसान सिर्फ हाँ सुनता है, सिर्फ प्रेज सुनता है, सिर्फ सपोर्टर से घिरा होता है, तो रियलिटी गायब हो जाती है। और बिना रियलिटी के इंसान डेंजरस हो जाता है। जितनी ज्यादा ग्रैंडियोसिटी उतनी कम एम्पैथी। क्योंकि जब तुम खुद को सेंटर मान लेते हो तो दूसरों की फीलिंग्स बैकग्राउंड बन जाती हैं। ऐसे लोग पार्टनर की नीड्स इग्नोर करते हैं, बाउंड्रीज को ड्रामा कहते हैं, क्रिटिसिज्म को डिसरिस्पेक्ट समझते हैं और कहते हैं तुम मेरे लेवल के नहीं हो, जबकि असल में वो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे होते हैं। ग्रैंडियोसिटी इंसान को धीरे धीरे गिराती है। पहले छोटी वार्निंग्स इग्नोर होती हैं, फिर छोटी मिस्टेक्स रिपीट होती हैं, फिर एक बड़ा फॉल आता है जिसका शॉक बहुत गहरा होता है। रियलिटी हमेशा लौटती है, यह सबसे बड़ा रूल है। रियलिटी डिले हो सकती है, डिनाई नहीं। जो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है वो एक दिन खुद को बहुत अकेला पाता है। खुद को कैसे बचाओ? फीडबैक से भागो मत, खुद को क्वेश्चन करो, सक्सेस के बाद भी लिसन करो, और याद रखो तुम भी ह्यूमन हो। ह्यूमिलिटी वीकनेस नहीं है, ह्यूमिलिटी इंश्योरेंस है। ट्रू कॉन्फिडेंस क्या है? ट्रू कॉन्फिडेंस कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। ग्रैंडियोसिटी कहती है मुझे सीखने की जरूरत नहीं। जो इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है वो सबसे पहले जमीन से कट जाता है, और जो जमीन से कट जाता है वो गिरने से नहीं बचता। लॉ 12, जेंडर रिजिडिटी। इंसान को बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, क्या महसूस करना सही है और क्या गलत। यह सिर्फ मर्द और औरत की बात नहीं है, ये उन तयशुदा भूमिकाओं की बात है जो समाज इंसान पर डाल देता है, और इंसान धीरे धीरे उन्हें अपनी पहचान मान लेता है। जब किसी से कहा जाता है कि मजबूत होना जरूरी है तो वो अपनी कमजोरी छुपाने लगता है। जब किसी से कहा जाता है कि ज्यादा भावुक मत बनो तो वो अपनी संवेदनशीलता दबा देता है। और जब बार बार कहा जाता है ये तुम्हारे लिए नहीं है तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। जेंडर रिजिडिटी इंसान को फ्लेक्सिबल नहीं रहने देती। वो अपने भीतर के कुछ हिस्सों को गलत मानने लगता है, और जो हिस्सा गलत मान लिया जाता है वो धीरे धीरे डर बन जाता है। डर से इंसान बदलता नहीं, डर से वो बस रोल निभाता है। बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनकी जिंदगी मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि उन्हें वो बनने की इजाजत ही नहीं मिली जो वो अंदर से हैं। वो हर पल सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे। जेंडर रिजिडिटी रिश्तों में भी खामोशी से जहर घोलती है। इंसान कहता है मैं ऐसा ही हूं, लेकिन कई बार ये सच्चाई नहीं होती, ये डर होता है। डर बदलने का, डर खुलने का, डर वल्नरेबल होने का। असल संतुलन तब आता है जब इंसान अपने अंदर स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस, लॉजिक और इमोशन, असर्शन और एम्पैथी सबको जगह देता है। क्योंकि इंसान एक ही रंग का नहीं होता। जब कोई व्यक्ति लेबल से बाहर सोचता है तो वो समाज के लिए असहज हो जाता है, लेकिन वही असहजता उसकी आजादी बनती है। जेंडर रिजिडिटी इंसान को सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन जिंदा नहीं। आजादी थोड़ी डरावनी होती है, लेकिन वही इंसान को पूरा बनाती है। लेबल्स पहचान नहीं देते, लेबल्स सीमाएं खींचते हैं, और जो इंसान इन सीमाओं को सच मान लेता है वो अपनी ही जिंदगी आधी जीता है। लॉ 13, लक्ष्यहीनता। इंसान तब सबसे ज्यादा खोया होता है जब वो हर दिन कुछ न कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो क्यों कर रहा है। लक्ष्यहीनता आलस्य जैसी नहीं दिखती। अक्सर वो बहुत मेहनती चेहरा पहन लेती है। दिन भर भाग दौड़, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन रात को एक अजीब सी खालीपन की आवाज आती है, क्योंकि इंसान चल तो रहा है पर किसी दिशा में नहीं। जब किसी के पास अपना कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो दूसरों के उद्देश्यों में फिट होने लगता है। समाज जो कहता है वही सही लगने लगता है। घर वाले जो चाहते हैं वही जिंदगी बन जाती है, और धीरे धीरे इंसान अपनी आवाज पहचानना भूल जाता है। लक्ष्यहीनता आराम देती है, क्योंकि अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो असफल होने का डर भी नहीं है। कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई बड़ा जोखिम नहीं, बस दिन काटना है। लेकिन यही आराम धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है, क्योंकि समय चलता रहता है और बिना दिशा के चल रहा इंसान पीछे छूटता चला जाता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर जीते हैं। कभी एनवी करते हैं, कभी इमिटेट करते हैं, कभी किसी की सफलता से इंस्पायर होते हैं तो कभी उसी सफलता से चिढ़ जाते हैं।
क्योंकि उनके पास अपना कोई कंपास नहीं होता, उद्देश्य कोई बड़ा सपना नहीं होता। कभी कभी वो बस इतना होता है कि तुम किस इंसान बनना नहीं चाहते या किस दिशा में अब और नहीं जाना चाहते। यहीं से क्लैरिटी जन्म लेती है। जब इंसान को थोड़ी भी दिशा मिल जाती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ है, अपनी दिशा। लक्ष्यहीनता इंसान को भीड़ का हिस्सा बनाती है। उद्देश्य इंसान को अकेला भी कर सकता है, लेकिन वही अकेलापन उसे असली बनाता है। जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, वो चाहे जितनी दूर पहुंच जाए, अंदर से खाली ही रहेगा। लॉ 14, अनुरूपता। इंसान सबसे ज्यादा तब भटकता है जब उसके पास कोई दिशा नहीं होती। वो चलता रहता है लेकिन नहीं जानता कहाँ। आज ज्यादातर लोग बिजी हैं, काम में, फोन में, सोशल मीडिया में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में। लेकिन बिजी होना एमलेस होने को छुपा देता है। तुम थकते हो पर आगे नहीं बढ़ते। जब कोई पूछता है तुम क्या चाहते हो, तो जवाब नहीं मिलता, क्योंकि एमलेसनेस सेफ है। अगर कोई एम नहीं तो फेल भी नहीं। लेकिन बिना एम के जिंदगी सिर्फ रिएक्शन बन जाती है। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो कोई और तय कर देता है। सोसाइटी, फैमिली, ट्रेंड्स, लाउड लोग, और तुम धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन खो देते हो। एमलेस इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर जीता है। वो कंपेयर करता है, वो इमिटेट करता है, वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसका खुद का कंपास टूटा हुआ है। पर्पस ढूंढना सोच का काम नहीं है, ये करेज का काम है। क्योंकि पर्पस चुनने का मतलब कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ लोगों को नाराज करना, कुछ रास्तों को बंद करना। एमलेसनेस सबके लिए खुला रखती है। पर्पस सिलेक्टिव होता है। जब अंदर डायरेक्शन नहीं होती तो बाहर केओस बनता है। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, गॉसिप, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, अटेंशन सीकिंग, ये सब एमलेसनेस के सिम्टम्स हैं। एम का मतलब लाइफ लॉन्ग मिशन नहीं होता। कभी कभी बस ये जानना काफी है कि आज तुम किस दिशा में हो। क्लैरिटी धीरे धीरे बनती है। जब इंसान को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचता है, टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर चीज की कीमत क्या है। अगर कोई जज न करे तो मैं क्या चुनूंगा? अगर डर ना हो तो मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? ये अनकंफर्टेबल सवाल हैं, लेकिन यही तुम्हें जगाते हैं। आज का कंफ्यूजन कल का रिग्रेट होता है, क्योंकि समय रुकेगा नहीं, और बिना डायरेक्शन समय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं भी पहुंचे खुश नहीं होगा। लॉ 15, अनुरूपता का नियम, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। इंसान अकेला गलत होना सह लेता है, लेकिन अकेला अलग होना नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग भीड़ की तरफ मुड़ जाते हैं। कन्फॉर्मिटी क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि इंसान का सबसे पुराना डर है अकेला पड़ जाना। अकेले होने का डर भूख से भी पुराना है। तो दिमाग क्या करता है? वो कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब मानते हैं वही मानो, जो सब कहते हैं वही बोलो। इतिहास देखो, गलत फैसले भीड़ ने लिए, नफरत भीड़ ने फैलाई, और बाद में कहा सब ऐसा ही कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाती है जब हम भीड़ के पीछे छुप जाते हैं। कन्फॉर्मिटी कैसे दिखती है? अपनी ओपिनियन दबा लेना, अनकंफर्टेबल जोक पर हंस देना, रॉन्ग चीज को चैलेंज न करना, सिर्फ इसलिए अग्री कर लेना ताकि अलग ना दिखो। यह सब स्मॉल लगता है, लेकिन आइडेंटिटी यहीं घिसती है। सोशल अप्रूवल एक एडिक्शन है। लाइक्स, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, ये सब डोपामिन देते हैं, और डोपामिन के लिए इंसान अपनी सोच बेच देता है। भीड़ को न्यूआंस नहीं चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए, उसे सिंपल एनिमी चाहिए, सिंपल आंसर चाहिए। और जो इंसान सिंपल आंसर दे देता है वो लीडर बन जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ओरिजिनल सोच भीड़ में नहीं पनपती, क्योंकि ओरिजिनलिटी रिस्क मांगती है, क्रिटिसिज्म मांगती है, अकेलापन मांगती है, और ज्यादातर लोग ये प्राइस नहीं देना चाहते। पावरफुल लोग भीड़ को पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ क्वेश्चन नहीं करती, बस फॉलो करती है। और जब सब फॉलो करें तो गलत भी नॉर्मल लगने लगता है। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी राय इसलिए बदलता हूं क्योंकि मेजॉरिटी अलग सोचती है? क्या मैं चुप इसलिए रहता हूं क्योंकि बोलना ऑकवर्ड होगा? क्या मैं अप्रूवल के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी छोड़ देता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। स्टैंडिंग अलोन स्ट्रेंथ मांगता है। अलग होना इजी नहीं है। लोग तुम्हें एरोगेंट कहेंगे, लोग तुम्हें डिफिकल्ट कहेंगे, लोग तुम्हें ऑड कहेंगे, लेकिन याद रखो, भीड़ तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, आइडेंटिटी नहीं। कन्फॉर्मिटी पूरी तरह गलत नहीं। समस्या तब है जब तुम हर जगह फिट होने के लिए खुद को काटने लगते हो। जो इंसान भीड़ के साथ चलकर खुद को खो देता है, वो अंत में भीड़ में ही गुम हो जाता है। लॉ 16, चंचलता का नियम, द लॉ ऑफ फिकलनेस। इंसान जितना कहता है मैं ऐसा नहीं बदलता, असल में उतना ही जल्दी बदल जाता है, क्योंकि इंसान प्रिंसिपल से नहीं, इमोशंस और कन्वीनियंस से चलता है।
फिकलनेस क्या है? फिकलनेस का मतलब है आज जो सही लगे वही सही, आज जो फायदेमंद हो वही सच, आज जो मूड में हो वही डिसीजन। कल मूड बदला तो स्टांस बदल गया। लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर एक्टिवेट हो जाता है, नया फायदा दिख जाता है, नया डर या नया लालच आ जाता है और इंसान खुद से कहता है मैं इवॉल्व हो रहा हूं। कभी कभी वो इवॉल्व नहीं कर रहा, वो बस बच रहा होता है। लोग लॉयल्टी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन लॉयल्टी तब दिखती है जब फायदा कम हो, रिस्क ज्यादा हो और प्रेशर बढ़ा हो। यहीं ज्यादातर लोग फ्लिप कर जाते हैं। भीड़ के साथ चंचलता और तेज हो जाती है। आज जो ट्रेंड है सब उसी के साथ, कल ट्रेंड बदला सब उधर। ट्रूथ इररिलेवेंट हो जाता है, बिलोंगिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज केयर, कल डिस्टेंस। आज प्रोमिसेस, कल साइलेंस। आज तुम इंपॉर्टेंट हो, कल मुझे स्पेस चाहिए। और तुम्हें लगता है मैंने क्या गलत किया? अक्सर जवाब होता है कुछ भी नहीं। उनका अंदर बदला है, तुम नहीं। फिकल लोग क्लैरिटी नहीं देते, वो सीधे नहीं बोलते, ओपनली नहीं एडमिट करते, स्लो फेड करते हैं। क्योंकि क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी चंचल लोगों को भारी लगती है। फिकल इंसान बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करता है, हमेशा, कभी नहीं, पक्का। लेकिन वर्ड्स का वेट उनके बिहेवियर से मैच नहीं करता। कंसिस्टेंसी ही असली कैरेक्टर है। कैरेक्टर स्पीच से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। जो इंसान प्रेशर में भी सेम रहता है, फायदा बदलने पर भी वैल्यूज नहीं बदलता, वही ट्रस्टवर्दी होता है। खुद की फिकलनेस पहचानो, ईमानदारी से पूछो, क्या मैं कन्वीनियंस देकर स्टांस बदलता हूं? क्या मैं अनकंफर्टेबल होते ही पीछे हट जाता हूं? क्या मैं कमिटमेंट्स को फीलिंग्स पर छोड़ देता हूं? सेल्फ अवेयरनेस चंचलता को कम करती है। कैसे डील करें? ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखो। कंसिस्टेंसी पर जज करो और इमोशनली ओवर इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि फिकल लोग आज पास होते हैं, कल नहीं। इस दुनिया में इमोशनली स्टेबल लोग कम हैं और इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा है। जो इंसान हर मौसम में बदल जाता है वो कभी किसी का नहीं होता। लॉ 17, आक्रामकता का नियम, द लॉ ऑफ अग्रेशन। इंसान को सबसे ज्यादा डर अपने ही गुस्से से लगता है, इसलिए वो उसे छुपाता है। मीठी भाषा में, सभ्य व्यवहार में, मैं शांत हूं के मुखौटे में। जब हम एग्रेशन सोचते हैं तो हमें लगता है लड़ाई, गाली, हिंसा, लेकिन असली एग्रेशन अक्सर साइलेंट होती है। पैसिव एग्रेशन, सरकाज़म, डिलिबरेट निग्लेक्ट, इमोशनल विड्रॉल, ये सब कंट्रोल के तरीके हैं। जहां पावर इंबैलेंस होता है वहां एग्रेशन छुपी होती है। बॉस एम्प्लॉय को इग्नोर करता है, पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, पेरेंट गिल्ट से कंट्रोल करता है और सब कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। जो गुस्सा बोला नहीं गया वो खत्म नहीं होता, वो टॉन्ट बनता है, डिले बनता है, एक्सक्यूज बनता है, इनडिफरेंस बनता है और सामने वाला कंफ्यूज रह जाता है। अग्रेसिव लोग खुद को विक्टिम बताते हैं, यह सबसे ट्रिकी हिस्सा है। बहुत अग्रेसिव लोग खुद को ऑप्रेस दिखाते हैं। लोग मुझे समझते नहीं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लेकिन असल में वो कंट्रोल खोने से डरते हैं। कुछ लोग गुस्सा मोरालिटी के पीछे छुपाते हैं। वो कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं सही के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन टोन में एम्पैथी नहीं होती। जब सही साबित करना इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो एग्रेशन एक्टिव है। जब कोई खुद से डिससैटिस्फाइड होता है और सामने वाला आगे बढ़ रहा होता है तो एग्रेशन सटल बन जाती है। सक्सेस पर कोल्ड रिएक्शन, सपोर्ट की कमी, इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म, ये सब एनवी प्लस एग्रेशन का मिक्स है। एग्रेसिव लोग तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करते हैं, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, फिर कहते हैं तुम ज्यादा सेंसिटिव हो। यही मैनिपुलेशन शुरू होती है। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। खुद से पूछो, क्या मैं साइलेंस को पनिशमेंट बनाता हूं? क्या मैं सार्काज्म से हर्ट करता हूं? क्या मैं कंट्रोल के लिए डिस्टेंस बनाता हूं? अगर हां तो एग्रेसिवनेस अंदर है। हेल्दी एंगर कहता है ये मुझे हर्ट कर रहा है। एग्रेसिवनेस कहता है मैं तुम्हें फील कराऊंगा। फर्क इंटेंशन का है। एग्रेसिवनेस से कैसे निपटो? गिल्ट मत लो, आर्ग्यू मत करो, बाउंड्रीज क्लियर रखो और पैटर्न रिपीट हो तो डिस्टेंस बना लो। एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने गुस्से को स्वीकार नहीं करता वो उसे दूसरों पर निकालता है, और जो दूसरों पर अपना गुस्सा उतारता है
वो कभी सेफ नहीं होता। लॉ 18, मृत्यु इनकार का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। इंसान सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है सिवाय एक सच्चाई के कि वो मरने वाला है। मौत का इनकार कैसे काम करता है? हम मौत को सोचते नहीं, टालते हैं। अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, मेरे साथ नहीं होगा। और इसी टालने में हम जीना भूल जाते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि समय अनलिमिटेड है, तो वो रिश्ते टाल देता है, सपने टाल देता है, सच बोलना टाल देता है, जरूरी फैसले टाल देता है, क्योंकि उसे लगता है अभी बहुत टाइम है। मौत का डर अक्सर जिंदगी के डर में बदल जाता है। रिस्क लेने से डर, प्यार दिखाने से डर, सच बोलने से डर, अकेले खड़े होने से डर, क्योंकि हर जेन्युइन चॉइस मॉर्टैलिटी की याद दिलाता है। कई लोग पावर, स्टेटस, फेम इसीलिए चेस करते हैं ताकि उन्हें लगे मैं याद रहूंगा, मैं गायब नहीं हो जाऊंगा। लेकिन यह सब मौत को डिफीट नहीं करता, यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। जो इंसान मौत को देख लेता है वो पेटी नहीं रहता, वो ट्रिवियल फाइट्स में नहीं उलझता, वो लोगों को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है समय महंगा है। जब इंसान मौत से भागता है तो वो अप्रूवल ढूंढता है, इमेज बचाता है, रोल्स निभाता है, सच से कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी फाइनाइट होने की याद दिलाती है। मौत का ख्याल डिप्रेसिंग नहीं है, वो लिबरेटिंग है, क्योंकि तब सवाल बदल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये मीनिंगफुल है या नहीं? सेफ है या नहीं? नहीं, ये सच है या नहीं? जब इंसान पूछता है अगर मेरे पास कम समय हो तो मैं क्या छोड़ दूं और क्या पकड़ कर रखूं, यहीं से ऑथेंटिसिटी शुरू होती है। जब तुम जानते हो कि सब टेम्पररी है तो तुम ग्रजेस नहीं पालते, ईगो नहीं खींचते, इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हर बातचीत आखिरी हो सकती है। जो इंसान सोचता है अभी बाद में देखेंगे, वो इजीली मैनिपुलेटेड होता है, क्योंकि वो अर्जेंसी नहीं समझता। अवेयरनेस अर्जेंसी लाती है, अर्जेंसी क्लैरिटी लाती है। आज नहीं कभी शांत बैठ के सोचो, अगर ये साल आखिरी होता तो मैं किससे माफी मांगता, किससे सच बोलता, क्या छोड़ देता, क्या शुरू करता। जो इंसान मौत को एक्सेप्ट कर लेता है वो जिंदगी से डरना छोड़ देता है, और जो जिंदगी से नहीं डरता वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। इन 18 नियमों का मकसद तुम्हें सिनिकल बनाना नहीं था, इनका मकसद था तुम्हें जगाना, तुम्हें देखना सिखाना, और तुम्हें फ्री बनाना, इंसान को समझना, ताकि तुम धोखे में ना जियो, डर में ना जियो, और इल्यूशन में ना जियो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल ऑडियो बुक्स और वीडियोस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।